नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे खड़ी बोली की काव्य धारा और हरिओद। खड़ी बोली विभिन्न साहित्यिक कालों में प्रयुक्त नाना साहित्यिक विधाओं और उप साहित्यिक विषयों, पद्य और गद्य में प्रयुक्त है और आज जिस स्थिति को प्राप्त कर सकी है उसका मूल स्रोत भारत के सांस्कृतिक साहित्यिक इतिहास में उपलब्ध होता है। 19वीं शताब्दी के आते आते जिस खड़ी बोली ने ब्रज भाषा से पृथक होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की सफलता प्राप्त की है, उसका प्रारंभिक स्वरूप सदियों से विकसित होता हुआ आया है और आज इस परिपक्वता को प्राप्त कर सका है। उसमें निश्चय ही इसकी विकास यात्रा निहित है। साहित्यिक अर्थ में खड़ी बोली के विकास की प्रारंभिक चरणों को के शब्दों के अनुपात के आधार पर विकास चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम 8वीं सदी से 14वीं शताब्दी तक का समय निर्धारित है, जबकि अपभ्रंश के साथ खड़ी बोली का अकारांत प्रकृति वाले रूप प्रयुक्त हो रहे थे। यद्यपि इसका व्यवहार छिटपुटी था, फिर भी एक खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप के रूप में हम मान सकते हैं। खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप के निर्धारण का दूसरा काल 15वीं शताब्दी से लगा के 17वीं 18वीं शताब्दी तक स्वीकार्य है। द्वितीय काल में ब्रज भाषा की जब तूती बोल रही थी, खड़ी बोली ने अपने लिए स्थान बनाना धीरे धीरे शुरू किया था और इस काल में ब्रज भाषा के पदों के अतिरिक्त खड़ी बोली में भी मात्र कुछ शब्द प्रयोग से ऊपर उठकर पंक्तियाँ लिखे जाने लगी थी। इसी अनुपात में खड़ी बोली का प्रयोग ब्रज भाषा पद्य के साथ या गद्य के साथ होता गया। ये काल इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इस काल में खड़ी बोली की दक्षिणी शाखा में अनेक पद्य और गद्य रचनाएं हुई। इनसे खड़ी बोली की भाषिक और भौगोलिक विकास का विस्तार और प्रसार हुआ। ऐतिहासिक राजनीतिक दृष्टि से प्रथमतः खड़ी बोली व्यापारी वर्ग के माध्यम से मध्यकाल में शासकों की अध्ययन प्रवृत्ति के प्रभाव से प्रशय प्राप्त कर सकी। अनेक रचनाकारों ने खड़ी बोली को स्वतंत्र रूप से साहित्यिक रचनाएं लिखी। इसमें दक्षिण के साहित्यकारों की विशेष भूमिका रही। इस अवधि में प्रमुख देन हमें मुख्य रूप से अमीर खुसरो के साहित्य में उपलब्ध होता है। इसके बाद में मुगल काल, मराठा काल में भी अपेक्षाकृत राजनीतिक स्थायित्व के फलस्वरूप शासकों के अध्ययन के प्रति रुचि का अवकाश प्राप्त हो सका। अतः इस काल में भी अभिरुचि और शौक के कारण से भाषा और साहित्य की समृद्धि में सहायक हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी में औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खड़ी बोली का अध्यापन और प्रयोग का वातावरण बनाया गया, परंतु फिर भी खड़ी बोली के स्वरूप की स्थापना का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप की स्थिति से निश्चित होता है, ये कहना बहुत कठिन है। फिर भी निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि खड़ी बोली का विकास मुख्य रूप से आधुनिक काल में जाकर के हुआ। अमीर खुसरो के उपरांत मध्यकाल में भी इसका प्रयोग होता गया, लेकिन मुख्य रूप से हम इसको आधुनिक काल में आके भारतेंदु हरिश्चंद्र से जब इसको जोड़ते हैं, तब हिंदी की खड़ी बोली की विकास की धारा हमारी समझ में आती है। खड़ी बोली की कविता के बारे में कुछ विद्वानों की धारणा भी है कि उर्दू से अरबी फारसी के शब्दों को निकालकर संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों से निकल करके खड़ी बोली का निर्माण हुआ। परंतु ये धारणा भी सर्वथा अनर्गल और निर्मूल जान पड़ती है, क्योंकि जिस उर्दू भाषा से खड़ी बोली का विकास माना जाता है, उसके पहले औरंगाबादी वली जिसके पहले कवि माने जाते हैं, जो विक्रम की 17वीं शताब्दी में हुए थे, इसमें उर्दू की कविता का अस्तित्व दिखाई नहीं देता, बल्कि अमीर खुसरो की रचनाओं में खड़ी बोली की कविता 14वीं शताब्दी में अत्यंत परिष्कृत रूप में मिल जाती है। उर्दू भाषा के विकास का विकसित होना अधिक न्याय संगत जान पड़ता है और इसी कारण आधुनिक भाषाविद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने उर्दू भाषा को हिंदी खड़ी बोली की एक विभाषा स्वीकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक युग में आकर खड़ी बोली की कविता का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। 18वीं शताब्दी में जब खड़ी बोली में पद्य लिखे जाने लगा और जनसाधारण खड़ी बोली को अच्छी तरह से बोलने और समझने लगे,
तब हिंदी के कवियों ने भी ये सर्वथा उचित समझा कि ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की कविताएं लिखी जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम इनमें सबसे पहले आता है। उन्होंने दशरथ विलास नाम की कविता खड़ी बोली में सबसे पहले लिखी। भारतेंदु के अतिरिक्त उस समय कृष्णदास, नागरीदास, नजीर अकबराबादी, ललित किशोर, ललित माधुरी और कतिपय लावनी और ख्याल लिखने वाले कवियों ने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया, परंतु कविता के क्षेत्र में अभी ब्रज भाषा का ही एक छत्र छाया थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े कवियों ने खड़ी बोली का प्रयोग किया, अपनी कविताएं ब्रज भाषा में भी लिखी। इसके विरुद्ध सबसे पहले मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने आंदोलन आरंभ किया, जिसमें खड़ी बोली आंदोलन नाम की एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई और खड़ी बोली का झंडा लेकर वह प्रचार शुरू किया। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखनी चाहिए, खत्री जी का ऐसा मानना था। खत्री जी के आंदोलन का उतना असर नहीं हुआ जितना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का हुआ। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आते अपनी सरस्वती पत्रिका के द्वारा ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली और मासिक छंदों का प्रयोग, संस्कृत और वर्णवृत्तों में कविता लिखने का आंदोलन तीव्र गति से आरंभ किया। स्वयं खड़ी बोली में रचना करके उन्होंने ये दिखा दिया कि ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली, सरस और मधुर कविताएं लिखी जा सकती है। द्विवेदी जी के अथक प्रयासों से का फल ये हुआ कि आधुनिक कविता ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली की तरफ उनके कवि भी उन्मुख होने लगी। आधुनिक युग में खड़ी बोली कविता का आरंभकर्ता कवियों में पंडित श्रीधर पाठक का नाम सर्वप्रथम लिया जा सकता है। उन्होंने एकांतवास योगी और श्रांत पथिक नामक अनुदित काव्य और कई फुटकर कविताएं लिख करके खड़ी बोली कविता का सूत्रपात किया। वे ब्रज भाषा की कविताएं भी लिखा करते थे, परंतु खड़ी बोली में सबसे पहले पाठक जी ने अधिक रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी खड़ी बोली में संस्कृत का शुद्ध तत्सम शब्दावली तो है, परंतु उसमें आकर्षण और सरसता का भाव है। इतना ही नहीं, पाठक जी ने भाषा में लावनी बाजों का सा मिश्रण देने के कारण से कहीं कहीं तो साहित्यिक स्तर पर भी सर्वथा अभाव दृष्टिगोचर होता है। इस क्षेत्र में दूसरे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आते हैं। खड़ी बोली की सरस और सुमधुर रचनाएं प्रस्तुत करने का श्रेय हरिओद जी को प्राप्त है। आपने खड़ी बोली के विविध रूप अपनाए। सर्वप्रथम आपने मुहावरेदार, सरल और सुबोध, तद्भव, शब्द प्रधान बोलचाल की खड़ी बोली की रचनाएं की, जिसमें आपकी बोलचाल चुपते चौपदे और चौथे चौपदे नामक ग्रंथ प्रकाशित है। दूसरे आपने सरल तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली की रचनाएं की, जिसमें आपके प्रदय पशु, फूल पत्ते, कल्पलता आदि काव्य संग्रह और विदेही वनवास जैसे महाकाव्य भी दृष्टिगोचर होते हैं। तीसरे आपने संस्कृत के समासांत पदावली युक्त कलिष्ठ खड़ी बोली की अंतर्गत कुछ रचनाएं की, जिसकी कलिष्ठ पदावली कारण से प्रिय प्रवास और पारिजात नामक महाकाव्य में दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार कवियर हरिओद ने सरल से सरल और कलिष्ठ से कलिष्ठ पदावली का प्रयोग करते हुए खड़ी बोली की कविताओं को विविध रूप में प्रस्तुत किया। अपने इन प्रयोगों द्वारा खड़ी बोली के सरस खड़ी बोली की कविता करके तत्कालीन कवियों की प्रवृत्ति का पुरस्कार भी किया। अभी तक उनकी जो रुचि ब्रज भाषा की तरफ बनी हुई थी, उसको दूर करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा पर असाधारण अधिकार था। आपने स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति प्रेम आदि विषयों को अपनाकर खड़ी बोली में सबसे पहले सरस और सुमधुर कविताएं प्रस्तुत की। आपने सर्वप्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा। आपने सर्वप्रथम खड़ी बोली में बाल उपयोगी साहित्य की रचना की और आपने सर्वप्रथम मुहावरेदार भाषा में खड़ी बोली की कविता का सूत्रपात किया। आपकी कविताओं में लाक्षणिकता, सरलता और उक्ति वैचित्र्य के आधिक्य नहीं है, उसमें निज ओस, व्यंग और भाषा संप्रेषणता का गुण विद्यमान है। उतना तत्कालीन किसी भी कवि में दृष्टिगोचर नहीं होता। आपकी सभी कविताएं खड़ी बोली की कविताओं में प्रथम प्रतिनिधि कवि के रूप में आप माने जा सकते हैं और खड़ी बोली का काव्य धारा में आपका मूर्धन्य अधिकारी विद्वान के स्थान पर आपका नाम है। इनकी यदि साधना के स्वरूप पर अपन विचार करें तो इन्होंने बहुत सा साहित्य लिखा है।
हरिओ जी ने बड़े मेधावी और प्रतिभा संपन्न कवि थे। बचपन से ही आपने हृदय में साहित्यिक साधना का बीजारोपण हो चुका था। बाबा सुमेर सिंह के संपर्क से बीज में खाद का काम किया और उनके परिणाम स्वरूप कवि हरिओ जी की बहुमुखी प्रतिभा निखरित हुई। साहित्य साधना के क्षेत्र में आपने तत्कालीन सर्जों को चमत्कृत कर दिया। तदंतर आप उत्तरोत्तर काव्य के क्षेत्र में अग्रसर होते गए और कुछ समय पश्चात आपने इतने काव्य ग्रंथों का निर्माण कर दिया जिसमें कबीर कुंडल, श्री कृष्ण शतक, प्रेमावारधि, प्रेमामुख प्रभा, प्रेम प्रपंच, उपदेश कुसुम, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, प्रिय प्रवास, ऋतु मुकर, पुष्प विनोद, पुष्प वाटिका, विनोद वाटिका, चौथे चौपदे, चुभते चौपदे, प्रदे प्रसुम, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, पारिजात, ग्रामभीर, विदेह वनवास, हरिओत सत्सई है। इनमें अधिकांश ग्रंथ तो आपने फुटकर कविताओं का संकलन है जो विभिन्न विषयों पर लिखी हुई कविताओं का तत्कालीन समाज और राष्ट्र की मनोवर्ती और जनरुचि के परिचायक है। इन संकलनों में कई कवि के हृदय में विद्यमान जाति सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, साहित्य साधना की भावनाएं हिलोरे लेती है, तो कहीं आश्रय पाकर तत्कालीन राष्ट्र प्रेम और समाज में व्याप्त बुराइयाँ, दुर्बलताओं और कमियों का उद्घाटन भी करने में मन लगा रहता है। निस्संदेह इस प्रकार फुटकर कविताएं कवि के तत्कालीन समाज की दशा पर अत्यंत बारीकी के साथ विचार किया, सामाजिक कुरीतियाँ, रूढ़िग्रस्त बुराइयाँ और परंपरागत अंधविश्वासों में लिप्त देशवासियों को दुर्बलता का पर्दाफाश करते हुए जनता को जागरूक और सावधान होकर उन्नति के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी। हरिओ जी ने 2 उच्च कोटि के प्रबंध काव्य लिखे, प्रिय प्रवास और विदेह वनवास। ये दोनों प्रबंध काव्य महाकाव्य की कोटि में आते हैं। इनके अतिरिक्त आपने पारिजात नामक महाकाव्य की रचना भी की। इसे कवि के स्वयं महाकाव्य बताया है। 15 सर्गों में विभक्त इस विशाल काव्य अवश्य है, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से महाकाव्य कहना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि न तो इसमें प्रबंधात्मकता है, न चरित्र का विकास है, न महाकाव्य की सी रस दृष्टि है। वहाँ कुछ सर्गों के शीर्षकों के रूप में दृश्य जगत, अंतर जगत, सांसारिकता, स्वर्ग, कर्म विषय, प्रलय प्रपंच, सत्य का स्वरूप, परमानंद आदि का विवेचन किया गया है। शास्त्रीय दृष्टि से ग्रंथ मुक्त काव्य की श्रेणी में आता है। इस काव्य के संपूर्ण विषय आदि भौतिक और आध्यात्मिक है और ये कवि के दार्शनिक विचारों का अक्षय भंडार है। बोलचाल का ग्रंथ है जिसमें अथक परिश्रम करके कवि ने हिंदी के समस्त प्रचलित मुहावरे और पद्य रचना की है। इस ग्रंथ में कवि ने बालों से लेकर तलवे तक के समस्त शारीरिक अंगों, चेष्टाओं, व्यापारों से संबंधित विभिन्न मुहावरों, बोलचाल की और खड़ी बोली की सुलभित भाषा में कविता लिखी। दूसरा ग्रंथ रस कलश, जिसका निर्माण ब्रज भाषा में हुआ है। इसमें कवि के श्रृंगार रस की अश्लीलता का निवारण करते हुए श्रृंगार को रसराज उपाधि से अक्षुण्ण बनाए रखने की चेष्टा की। हरिओ जी ने कला कुशलता, नवीन सूझबूझ, मौलिक उद्भावना, शक्ति, शालीनता, जागरूकता और नए नए काव्य प्रयोग क्षमता आप में सर्वथा है, जो सराहनीय पक्ष है। कवि ने इसके अतिरिक्त उपन्यासकार के रूप में भी अपनी ख्याति प्राप्त की है। आपने 2 उपन्यास लिखे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुरोध पर आपने लिखा। डॉक्टर ग्रियर्सन की उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि खड़ग विलास प्रेस से बोलचाल में ठेठ का उपन्यास कोई गद्य की पुस्तक प्रकाशित हो। इसके लिए डॉक्टर साहब उस प्रेस के मालिक बाबू रामदीन सिंह के आग्रह किया था। उसी आग्रह पर बाबू रामदीन ने हरिओ जी से ठेठ हिंदी में उक्त उपन्यास लिखवाया, जिसमें हिंदू समाज की वैवाहिक समस्या का विवेचन करते हुए तात्कालिक भारतीय जीवन की सुंदर झांकी पर अंकित की है। यद्यपि ये उपन्यास औपन्यासिक कला में सर्वथा अभाव है, किंतु फिर भी बड़ी विशेषता ये है कि बोलचाल में ठेठ हिंदी का सुंदर प्रस्तुत किया गया है। अधकिला फूल भी एक सामाजिक उपन्यास है।
जिसमें तत्कालिक विलासी जमींदारों की दुष्प्रवृत्तियों का सजीव चित्रण है। उपन्यास कला की दृष्टि से ये भी एक उच्च कोटि की कृति है। इसके अतिरिक्त हरिओ जी नाट्यकार के रूप में भी साहित्य देवता की आराधना की। आपने रुक्मिणी प्रणय और प्रद्युम्न विजय नामक 2 रूपक लिखे, जिसमें रुक्मिणी प्रणय का निर्माण संस्कृत के प्राचीन नाट्य शैली के आधार पर हुआ, जिसमें संवाद खड़ी बोली में हिंदी को अपनाया गया है। दूसरा रूपक प्रद्युम्न विजय एक व्यायोग है। संस्कृत नाट्यकारों में व्यायोग 10 तरह के रूपकों में से एक रूपक है, जिसकी इतिवृत्त प्रख्यात होता है, जिसके प्रख्यात और उद्दत नामक आश्रय दिया जाता है, जिसमें गर्भ और विदर्भ नाम 2 संधियाँ भी होती है। इस प्रकार आपकी छवि एक उपन्यासकार के रूप में भी रही है। नाट्यकार के रूप में भी आपने सेवा की है। साहित्य साधना आपने पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास पर कुछ व्याख्यान दिए, जो पुस्तकाकार के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित है। इस इतिहास ग्रंथ में हरिओ ने हिंदी भाषा के विकास पर एक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है और इसी कारण भाषा के मूल उद्गम को खोज करते हुए इसके उद्भव और विकास के अत्यंत मार्मिक और यथा तथ्य निरूपण किया है। इस तरह इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास पर भी गंभीर दृष्टि से विचार किया गया है। इस इतिहास में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उर्दू भाषा के कवियों को भी हिंदी कवियों के मध्य स्थान दिया गया है। हरिओ जी के मतानुसार उर्दू कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, अपितु वह हिंदी का ही एक शैली मात्र है। अंतर इतना ही है कि इसमें केवल फारसी और अरबी के शब्दों की बहुलता रहती है। हरिओ जी का एक क्रांतिकारी कदम हिंदी उर्दू विवाद को शांति नहीं करता, अपितु भाषा संबंधी एकता और राष्ट्रभाषा संबंधी समस्या का भी समाधान प्रस्तुत करता है। हरिओ इतिहासकार के रूप में भी एक कुशल आलोचक है। आपने रस कलश नामक रीति ग्रंथ की बड़ी सारगर्भित भूमिका लिखी है, जो आलोचना जगत में प्रौढ़ता, प्रांजलता और नवीन सूझबूझ की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने रस संबंधी मान्यताओं और धारणाओं का बड़ा ही प्रभावी विवेचन किया है। सभी रसों की अनुभूति और आनंद अभिव्यक्ति की अत्यंत मार्मिक दृष्टि आपकी नज़र में रही है। आपने मुख्य रूप से हिंदी भाषा के 4 रूप बताए: ठेठ हिंदी, बोलचाल की भाषा, सरल हिंदी और उच्च हिंदी, जो संस्कृत गर्भित हिंदी है। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से ये विवेचन बहुत महत्वपूर्ण है। ये भूमिकाओं के अतिरिक्त आपने प्रिय प्रवास, विजयी वनवास आदि काव्यों की भी बड़ी व्याख्यात्मक और गवेणा आलोचनात्मक व्याख्याएँ लिखी है, जिसका अध्ययन करने पर आपका आलोचना चातुर्य और पांडित्य स्पष्ट मुखरित हो जाता है। आलोचक के रूप में भी हरिओ जी की एक अनुवादक के रूप में साहित्य आराधना की है। आपने गद्य और पद्य दोनों में अनुवाद किए हैं। गद्य के अंतर्गत वेनिस का बांका, रिपवान विकिल और नीति निबंध है, जिसमें पद्य के अंतर्गत उपदेश कुसुम 3 भाग और विनोद वाटिका नामक ग्रंथ आते हैं। इन सभी अनुदित ग्रंथों की भाषा ठेठ हिंदी है। सभी ग्रंथ मौलिक रचना के समान जान पड़ते हैं। पद्य ग्रंथों में भी उपदेश कुसुम तो फारसी के साथ गुलिस्ता के 8वें अध्याय का अनुवाद है, जो 3 भागों में संकलित है। इस प्रकार आप अनुवादक के रूप में भी बड़े प्रतिष्ठित रहे हैं। निष्कर्ष रूप से हरिओ जी ने साहित्य के सभी अंगों को अपनी लेखनी से स्पर्श करते हुए अपने उत्कृष्ट साहित्य साधना का परिचय दिया है। यद्यपि आप कवि के रूप में अधिक विख्यात हैं, आपने आलोचक, इतिहासकार के रूप में कम प्रभावशाली रहा है, लेकिन फिर भी आपकी जो मौलिकता है साहित्य इतिहास के अंदर, वो अपने जगह स्थान रखती है। आपने अपनी उर्वरक प्रतिभा और मौलिक कल्पना शक्ति के सारे जितनी मार्मिकता के साथ ब्रज भाषा की कविताएँ लिखी, उतनी ही सजीवता खड़ी बोली की कविताओं में भी उत्पन्न करने की चेष्टा की है। पद्य और गद्य दोनों में आपका असाधारण अधिकार था। इसी कारण पद्य की भांति आपने खड़ी बोली के गद्य की भी अत्यंत परिष्कृत और विशुद्ध भाषा शैली का प्रयोग किया है। आपने हिंदी में जो अभाव देखे उसकी पूर्ति के लिए सतत साधना की। इसी कारण आप सदैव प्रयोग करते रहेंगे और कभी किसी मार्ग को अलग मार्ग प्रशस्त
नहीं किया। आपने हिंदी के विकास में सहयोग दिया, फिर भी आपके लिए प्रयोग हिंदी भाषा और साहित्य की अमूल्य निधि है, क्योंकि उनके आधार पर ही हिंदी के आगामी साहित्य का निर्माण हुआ। अतः खड़ी बोली के निर्माता कविताओं में आपका बहुत उच्च स्थान है, जो सदा हिंदी साहित्य के इतिहास में स्मरणीय रहेगा। धन्यवाद।